हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूं, जो डीएचए, एमओएच, हार्ड, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये पूछे गए हैं और बैक टू बैक पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है ताकि साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, which of the following assessment is contraindicated while providing intrapartum nursing care for a patient with HELLP syndrome? तो वहां पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन ए, लियोपोल्ड मैनुअर। ठीक है, करेक्ट आंसर था वहां पे ए, लियोपोल्ड मैनुअर। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज नर्स नोटिस दैट देयर इज स्टाफ शॉर्टेज ड्यूरिंग शिफ्ट, फॉर whom शुड द चार्ज नर्स रिपोर्ट? ऑप्शन देखें, ए डायरेक्टर ऑफिस, ऑप्शन बी चीफ नर्स, ऑप्शन सी सुपरवाइजर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक चार्ज नर्स है, उसने नोटिस किया है कि उसकी शिफ्ट के दौरान स्टाफ है शॉर्टेज है, उसकी शिफ्ट में स्टाफ है वो शॉर्टेज है। तो इसमें पूछा है फॉर whom शुड नर्स इंचार्ज रिपोर्ट, यानी कि नर्स इंचार्ज है वो किसको रिपोर्ट करेगी। ऐसी बार यानी कि स्टाफ शॉर्टेज है तो नर्सिंग इंचार्ज है वो किसको रिपोर्ट करेगी कि हमारे पास स्टाफ शॉर्टेज है। ये क्वेश्चन डीएचए में पूछा गया है, ओएमएस में पूछा गया है, एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो देखिए, जब भी स्टाफ की शॉर्टेज होती है तो हॉस्पिटल के अंदर जब भी स्टाफ की शॉर्टेज होती है, उस शिफ्ट के अंदर कौन सुपरवाइजर है उसको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, इन द पीडियाट्रिक वार्ड ए न्यूली रजिस्टर्ड नर्स ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ पेशेंट हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड प्रायोरिटी ऑफ केयर? ऑप्शन देखें, ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी एपिग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी रनाइटिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर एक न्यूली रजिस्टर्ड नर्स है, वो काम कर रही है। न्यूली रजिस्टर्ड मतलब अभी अभी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी कि अभी अभी जो रजिस्टर्ड नर्स बनी है वो काम कर रही है। उसने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हैं, यानी कि ज्यादातर पेशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसको जरूरत है प्रायोरिटी ऑफ केयर? इनमें से कौन सी कंडीशन है जिनको प्रायोरिटी ऑफ केयर की जरूरत है? ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कौन से पेशेंट को देंगे? ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑफ केयर किस पेशेंट को दी जानी चाहिए? इनमें से है वो है एपिग्लोटाइटिस, क्योंकि न्यूमोनिया वाले पेशेंट भी सर्वाइव कर सकता है, रेनाइटिस वाला भी कर सकता है, लेकिन एपिग्लोटाइटिस हो गया तो एपिग्लोटिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग आ गई तो गला पूरा रुक जाएगा, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, वो देंगे एपिग्लोटाइटिस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एचआर, ह्यूमन रिलेशनशिप? ऑप्शन देखें, ए ऑथोराइटेरियन, ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक, ऑप्शन सी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एचआर? एचआर है वो किस टाइप का रिलेशनशिप कंसिडर करता है? एचआर डिपार्टमेंट है वो किस टाइप का रिलेशनशिप कंसिडर करता है? ये भी सऊदी एमओएच में आया है, उसके साथ साथ डीएचए में आया है, ओएमएस भी में आया है और एनएचआरए में आया है। एनएचआरए बहरीन के लिए जो एग्जाम होती है वो एनएचआरए होती है। ठीक है ना। तो एचआर है वो किस टाइप का रिलेशनशिप है कंसिडर करता है? तो एचआर है वो एक अथॉरिटी है, ठीक है ना, कैंडिडेट को ऑथोराइज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है ना,
ऑथराइटेरियन टाइप का रिलेशनशिप कंसिडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट इज द साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल शॉक? न्यूरोलॉजिकल शॉक का साइन क्या है? डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन बी लिप्स लुक पिंक, ऑप्शन सी इंक्रीज बीपी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। न्यूरोलॉजिकल शॉक का साइन क्या है? न्यूरोलॉजिकल शॉक के ऊपर अभी अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएचए के अंदर, और इसमें सॉरी हाद में भी आया है, ओएमएसबी में आया है। इनमें अभी सितंबर मंथ में इन तीनों एग्जामों में न्यूरोलॉजिकल शॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर अब हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, इनमें से जो एक सही आंसर है वो है डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है ना, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है न्यूरोलॉजिकल शॉक के अंदर। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर, वुमन विद सीवियर पेन इन लेफ्ट इलियक फोसा एंड टेंडरनेस, दे रिक्वेस्ट फॉर हर सिटी, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट ऑन सिटी? ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस, ऑप्शन बी सैनिटरी डाइवर्टिकुलोसिस, ऑप्शन सी डाइवर्टिकुलम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एक वुमन है अपने पास, ठीक है ना, वुमन है जिसको सीवियर पेन है, कहाँ पे? लेफ्ट इलियक फोसा में, साथ में टेंडरनेस है। उसकी सिटी के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि उसका सिटी करवाना है। तो नर्स है, सिटी के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिटी के अंदर क्या देखने को हमें मिलेगा? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? सीवियर पेन है, कहाँ पे? लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर, साथ में टेंडरनेस है। तो सिटी में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, और डीएचए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो ये देखिए, सीवियर पेन है, साथ में लेफ्ट इलियक फोसा के कहाँ पे? सीवियर पेन कहाँ पे? लेफ्ट इलियक फोसा के अंदर, साथ में टेंडरनेस है। तो सिटी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है? सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना, चांसेस हैं कि सिग्मोइड डाइवर्टिकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, why is better for preventing use of powder for children after bathing? ऑप्शन देखें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी स्किन ड्राइनेस, ऑप्शन सी इचिंग स्किन, ऑप्शन डी डायरिया। वाई इज बेटर टू प्रिवेंटिंग यूज ऑफ पाउडर फॉर चिल्ड्रन आफ्टर बाथिंग? बच्चों के अंदर पाउडर का यूज ना करके, ठीक है ना, पाउडर का यूज ना करके, बाथिंग के बाद में पाउडर का यूज ना करके हम किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को? ये पूछा है। बच्चों को नहलाने के बाद पाउडर का यूज ना करके, चिल्ड्रन आफ्टर द बाथिंग, बाथ के बाद पाउडर का यूज ना करके, ठीक है ना, हम किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों को? डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है, एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो पाउडर का यूज ना करके किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि बच्चों के अंदर नहाने के बाद पाउडर छिड़कते हैं तो वो पाउडर उड़ के उसके रेस्पिरेशन के थ्रू उसके लंग्स के अंदर जाता है, और वो प्रॉब्लम करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो यदि पाउडर का हम यूज ही नहीं करेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा किसको? कि वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, a female patient complains of abdominal discomfort. Watery stool has been leaking from her rectum. This could be a sign of which of the following? ऑप्शन देखें। ए बाउल इंकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी fecal इम्पैक्शन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी डायरिया। एक फीमेल पेशेंट है, कंप्लेन कर रही है एब्डोमाइनल डिस्कम्फर्ट की। क्या कंप्लेन कर रही है? एब्डोमाइनल डिस्कम्फर्ट है, एंड वोटरी स्टूल हैज बीन लीक फ्रॉम रेक्टम। उसके रेक्टम से वोटरी स्टूल है वो लीक कर रहा है, अपने आप लीक हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अनकंट्रोल्ड लीक हो रहा है, वोटरी स्टूल यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है ना, दिस कुड बी साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यह किस टाइप का साइन है, किस चीज का साइन है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस चीज का साइन है? वोटरी स्टूल लीकेज हो रहा है रेक्टम से, साथ में
पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। हाँ, एमओपीएच के लिए कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, एमओपीएच है वो कतर का एग्जाम है। कतर के लिए जो एग्जाम होता है नर्सेस के लिए वो एमओपीएच करवाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सॉरी, तो यहाँ पे स्टूल वो लीक कर रहा है रेक्टम से, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना बी, रेक्टम इम्पेक्शन के साइन है, ठीक है ना। ये साइन किसका है, फिकल इम्पेक्शन, सॉरी, फिकल इम्पेक्शन का साइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, यंग पेशेंट अराइव टू इमरजेंसी room with a burn in his left arm and his weight 48 kg. How to calculate fluid requirement for the patient according to Parkland formula? Okay. ऑप्शन देखें, ए 1220 ml, ऑप्शन बी 1572 ml, ऑप्शन सी 1728 ml, ऑप्शन डी 2000 ml। एक यंग पेशेंट है, एक पेशेंट अपने पास इमरजेंसी रूम में आया जिसको बर्न है कहाँ पे, लेफ्ट आर्म के अंदर, लेफ्ट आर्म है उसकी बर्न हुई है, उसका वेट दे रखा है अपने को 48 kg है। तो इसमें पूछा कि हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पेशेंट को कितना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है ये। रिसेंटली ये डीएचए में पूछा गया है, एमओपीएच में पूछा गया है, और इसमें एनएचआरए में पूछा गया है इसी सितंबर मंथ। पिछले महीने सऊदी और कुवैत के एग्जाम में भी पूछा गया था ये, ठीक है। अब पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले हमें पार्कलैंड फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये आपको एक बार मान लो कि रट्टा लगाना पड़ेगा, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पार्कलैंड फॉर्मूला होता है 4 ml पर केजी पर TBSA, टोटल बर्न साइट एरिया, टोटल बर्न साइट एरिया इन परसेंटेज, इन परसेंटेज बोला है। तो अब इसके लिए बर्न को ज्ञात, 4 ml है, ये अपने पास आ गया है, मल्टीप्लाई केजी, वेट कितना दे रखा है 48 kg। अब टोटल बर्न साइट एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा। आप इस डायग्राम से देखो, ये डायग्राम आपको एक रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई थिंक ये सबको मालूम होगा, ठीक है ना, बर्न साइट एरिया का परसेंटेज के बारे में। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या दे रखा है, बर्न एरिया कितना है, बर्न है अपने पास लेफ्ट आर्म ओनली, लेफ्ट आर्म, ये अपर आर्म है लोअर आर्म है कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि पूरी आर्म है वो बर्न हुई है। तो यानी कि आर्म है वो दोनों तरफ से, यानी कि आर्म का फ्रंट भी है, आर्म का बैक भी है। तो एक साइड भी क्या है 4.5 है, 4.5 प्लस 4.5, तो यहाँ पे कितना हो गया 4.5 फ्रंट का हो गया, 4.5 बैक का हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। इसको कैलकुलेट करना है, वो अपना आंसर आ जाएगा कितना। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1728 ml, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1728, ठीक है ना, ये होगा ml के अंदर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रट्टा मान, ये रट्टा मार के रखना पड़ेगा, साथ में ये डायग्राम से मैंने जो समझाया है ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लाइक हेड, हेड पार्ट है उसका 9% है, चेस्ट है उसका 9% है, एब्डोमेन का 9% है, चेस्ट ऑफ बैक का वो 9% है, एब्डोमेन के बैक का है वो 9% है, लेग्स है फ्रंट के भी 9% है, बैक के भी 9% है। यदि यहाँ पे आर्म की जगह, लेफ्ट आर्म की जगह लेफ्ट लेग देता तो यहाँ पे 9 की जगह क्या हो जाता 18 हो जाता, क्योंकि 9 फ्रंट का 9 बैक का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना 1728 ml, ऑप्शन सी। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मल्टीपल माइलोमा इज ए न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस ऑफ। ऑप्शन देखें, लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी ग्रेनुलोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। मल्टीपल माइलोमा है, क्या है, एक न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस है। किस चीज का न्यूप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस है? मल्टीपल माइलोमा है वो किस का न्यूरोप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस है? सऊदी एमओएच में है और डीएचए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो मल्टीपल माइलोमा आ गया, तो माइलोमा है एक प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा सेल्स का न्यूरोप्लास्टिक प्रोलिफेरेंस है वो होता है मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, वुमेन कम टू आउटपेशेंट फॉर फॉलो अप, शी complained from dizziness and fatigue and a nurse referred her to relax inside empty room. She suddenly fell down on the floor when she had fainting and loss of consciousness. The nurse examined her and assigned vital signs. BP is 90 by 50 mm of Hg, heart rate 120 beat per minute, respiration 23 beat per minute. What is the first intervention for her? ऑप्शन देखें, ए चेक फिजिकल असेसमेंट एंड वाइटल साइंस, ऑप्शन बी ऑफर कूल वाटर फॉर ड्रिंक, ऑप्शन सी नोटिफाई द डॉक्टर, ऑप्शन डी एलिवेट द लेक। एक वुमन है अपने पास ओपीडी के अंदर, आउट पेशेंट के अंदर आई है फॉलो अप के लिए, ओपीडी के अंदर फॉलो अप के लिए आई है। वो कंप्लेन कर रही है क्यों, क्या है, उसको डिजीनेस है एंड फटीग है, चक्कर आ रहे हैं और थकी हुई है, ठीक है ना, डिजीनेस एंड फटीग है। उसको एक रिलैक्स करने के लिए, एक खाली कमरे के अंदर रिलैक्स करने के लिए वो नर्स उसको भेज देती है, ठीक है ना। सडनली क्या कि सडनली है जो पेशेंट है वो फ्लोर पे गिर जाता है, साथ में वो फेंटिंग है एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फेंटिंग है एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है। द नर्स एग्जामिन हर एंड असाइंड वाइटल साइन, नर्स ने उसको एग्जामिन किया है और वाइटल साइंस लिए हैं। वाइटल साइंस आप देख पा रहे हैं 90 बाई 50 बीपी आ रहा है, 120 बीट पर मिनट हार्ट रेट आ रहा है, रेस्पिरेशन 23 बीट पर मिनट आ रहा है। तो इस पूछा कि व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा। इसका काफी बच्चे आंसर गलत करके आए थे। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है और डीएचए में आया है। काफी बच्चे इसको गलत आंसर करके आए हैं, वो करके आए हैं चेक फिजिकल असेसमेंट एंड वाइटल साइंस, लेकिन यहाँ पे फिजिकल असेसमेंट और वाइटल साइंस ऑलरेडी हो चुका है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो वाइटल साइंस हो चुका है, माना कि जब भी पेशेंट गिर जाता है तो उसके वाइटल साइंस लेने जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइटल साइंस हो चुके हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट इंटरवेंशन है वो एलिवेट ऑफ लेग, उनके पैरों को ऊपर उठा के रखेंगे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एलिवेट हर लेग। क्लियर, ओके। जैसे आपको सबको पता है कि मेरे बुक वो रिलीज हुई है, वो अभी पीडीएफ फॉर्म में आपका अवेलेबल है, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। ये बेनिफिशियल है फॉर सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, डीएचए एंड हाद, ओमान ओएमएसबी एंड एमओपीएच, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इससे आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने इस बुक के जरिए अभी क्लियर किया है, ठीक है ना। तो आप जल्द से जल्द मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पीडीएफ फॉर्म में मुझसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और ये परचेज कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर, nurse was providing a research study for 200 people and research is answered by 120 people only. Calculate how many people that said in study in percentage. ऑप्शन देखें, ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। एक नर्स ने एक रिसर्च किया था 200 पीपल्स के ऊपर। रिसर्च का जो आंसर आया वो ओनली
120 पीपल्स हैं उनसे आंसर आया रिसर्च का। 200 पीपल्स में से ओनली 120 पीपल्स के ऊपर रिसर्च का आंसर आया। तो इसमें पूछे कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीपल्स को जिनके साथ स्टडी शेयर की है उनको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन सऊदी एग्जाम में आ चुका है, कुवैत की एग्जाम में आया है और OMSB की एग्जाम में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। 200 में से 120 का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको कितना आ गया, आंसर अपना आ गया 60, ठीक है ना। 200 में से 120 ने रेस्पॉन्ड किया, यानी कि 60% ने रेस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए पेशेंट हैज डिप्रेशन एंड ऑन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन व्हाइल द नर्स केयरिंग हिम he asked how long the medication take to reach the effectiveness. The proper nursing response is, ऑप्शन देखें, ए 14 to 18 days, ऑप्शन बी 10 to 14 days, ऑप्शन सी 3 to 4 days, ऑप्शन डी 1 month। एक पेशेंट है जो डिप्रेशन का पेशेंट है, जिसको क्या चल रही है, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चल रही है। जब नर्स उसकी केयर कर रही है तो उसने पूछ लिया, पेशेंट ने क्या पूछा है कि मेरी मेडिसिन है वो कितने टाइम बाद इफेक्टिवनेस रहेगी, यानी कि मेरी मेडिसिन जो चल रही है वो कितने देर के बाद इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करेंगे या इफेक्टिवनेस उसकी रहेगी, गेन करे, इफेक्टिवनेस गेन करेगा। तो इसमें प्रॉपर नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें, यानी कि मेन चीज ये पूछा है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है वो कितने दिनों में असर आना शुरू होता है उसका, ये पूछा है। ये भी सऊदी एमओएच के एग्जाम में आया है, OMSB में आया है, MOPH में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो बताइए एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं वो कितने दिन में अपना असर दिखाती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 to 18 डेज के अंदर दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, MD writes an order for ibuprofen 3 mg per kg by mouth every 6 hours for pain for a child. The child weighs 73 pound. Pharmacy dispense you with 50 mg 2 ml. How many ml will you administer per dose? ऑप्शन देखें, ए 1 ml per dose, ऑप्शन बी 3.9 ml per dose, ऑप्शन सी 2.9 ml per dose, ऑप्शन डी 6 ml per dose। एक एमडी ने एक ऑर्डर लिखा है जिसमें लिखा है कि आइबुप्रोफेन 3 mg पर केजी देना है एक बच्चे को ओरली, ठीक है ना, पर ओरल 6 आवरली। किसके लिए, पेन। बच्चे को क्या देना है, आइबुप्रोफेन देना है 3 mg पर केजी के हिसाब से एवरी 6 आवर में उसको, किसके लिए, पेन के लिए दे रहे हैं। बच्चा है उसका वेट कितना है, 73 पाउंड। बच्चे का वेट कितना आ रहा है, 73 पाउंड। लेकिन फार्मेसी है उसने हमें दिया है 50 mg इन 2 ml, आइबुप्रोफेन 50 mg इन 2 ml फार्मेसी वाले ने हमें दिया है। तो इसमें पूछा हाउ मेनी ml यू एडमिनिस्टर पर डोज, एक डोज में आप कितना एडमिनिस्टर करेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। पता है कितना एडमिनिस्टर करेंगे, सऊदी एमओएच में आया है, DHA में आया है, हाद के एग्जाम में आया है, इन एग्जामों में ये पूछा गया है। इसके जो वैल्यू है वो अलग अलग हुआ है, लाइक किसी में डोज अलग कर दिया, किसी में बच्चे का वेट अलग कर दिया है, ऐसा है। तो बताइए कैसे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना ml हम पर डोज के अंदर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना है, पहले तो इसके टोटल डोज निकालेंगे, कितनी दे रखी है 3 mg पर kg। अब केजी में दिया है अपने को, लेकिन अपने पास वेट किस में है, पाउंड में। कितना वेट है, 73 पाउंड, ठीक है। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको केजी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 पाउंड है उसका होता है
0.4535 ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, 4535 करके कुछ होता है इनके, इसको हम हाँ, इसको तो यहाँ पे 5 आ रहा तो इसको 4 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, 3 डिजिट में हम लिख सकते हैं इसको, तो 454 कर देंगे, ये होता है। तो यहाँ पे 73 पाउंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 73 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 33.11 kg। तो अब टोटल डोज कितना देना है हमें, टोटल डोज कितना देना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 33.11, यानी कि 99.33 mg एक डोज के अंदर हमें देना है। कितना देना है, 99.33 mg पर डोज के हिसाब से देना है, ठीक है। लेकिन अपने पास डोज क्या है, 50 mg इन 2 ml। अब इसमें ड्रग कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ड्रग कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई बाई वी बट्टे एच, डिजायर वॉल्यूम, वॉल्यूम इन हैंड, सॉरी टोटल वॉल्यूम यानी कि डाइल्यूशन वगैरह लाइक टेबलेट फॉर्म में है या एमएल में है, कितने एमएल में वो, एंड वॉल्यूम इन हैंड एच। तो डी कितना यहाँ पे 99.33 एंड डिजायर वॉल्यूम कितनी है 99.33 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 ml के अंदर है, डिवाइडेड कर देंगे 50 से। तो यहाँ पे अपना इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर अपना आएगा 3.97 ml पर डोज। तो अब इससे रिलेटेड अपने पास ऑप्शन में क्या है, ऑलरेडी 3.9 अपने पास ऑप्शन में है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.9 ml पर डोज। यदि आपके कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है करेक्ट आंसर, तो इसके रिलेटेड उसके आसपास कौन सा लेवल है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3.9 ml पर डोज के हिसाब से उसको देंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट। पाउंड को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल तरीका है, 1 पाउंड इक्वल टू 0.454 किलोग्राम, ठीक है ना। 1 पाउंड बराबर 454 किलोग्राम होता है या 454 ग्राम होता है, ये बोल सकते हैं। 1 पाउंड का कितना होता है, 454 ग्राम, 454 ग्राम होता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर, व्हाट इज द मेडिकल अब्रिविएशन यूज फॉर एट बेड साइड। ऑप्शन देखें, ए स्टेट, ऑप्शन बी पीआरएन, ऑप्शन सी एचएस, ऑप्शन डी एसी। एट बेड टाइम एब्रिविएशन एट बेड टाइम के लिए कौन सा एब्रिविएशन यूज करेंगे। एब्रिविएशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी बार, सऊदी एमओएच में भी आया था, कुवैत एमओएच में भी आया था। ये इसलिए मैंने डाला, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए डाला है ताकि आप एब्रिविएशन भी याद रखें, ठीक है ना। और डीएचए में भी आया है, इसी सितंबर मंथ में एब्रिविएशन पे ये चीज़ पूछी गई है। तो आई थिंक ये सबको मालूम होगा कि एट बेड टाइम के लिए एचएस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, फास्टेस्ट एंड मोस्ट सैनिटरी थर्मोमीटर इज। ऑप्शन देखें, ए इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी टेम्पेनिक, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी ग्लास। फास्टेस्ट सबसे फास्ट एंड मोस्ट सैनिटरी थर्मोमीटर, मोस्ट सैनिटरी एंड फास्टेस्ट थर्मोमीटर कौन सा है। ये डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है और ओएमएसबी की एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे फास्टेस्ट एंड सैनिटरी थर्मोमीटर है, आई थिंक सबको मालूम होगा, वो है टिम्पेनिक थर्मोमीटर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पेशेंट इज कंप्लेनिंग फ्रॉम hypostatic hypotension. Before that, his blood pressure was 110/70. The pulse was 76 beat per minute. What is the expected vital signs? ऑप्शन देखें, ए बीपी 140/90, हार्ट रेट 100, ऑप्शन बी बीपी 130/90, हार्ट रेट 65,
ऑप्शन सी बीपी 88/60 हार्ट रेट 100, ऑप्शन डी बीपी 90/60 हार्ट रेट 69। एक पेशेंट है, कंप्लेन, जिसकी कंप्लेन क्या है, हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। उससे पहले उसका क्या था, बीपी क्या था, हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन आने से पहले उसका बीपी था 110/70 एंड पल्स रेट था उसका 76 बीट पर मिनट। तो अभी एक्सपेक्टेड वाइटल साइन क्या हो सकते हैं, यानी कि हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन से पहले बीपी था 110/70 एंड पल्स रेट था उसका 78 बीट पर मिनट। तो हाइपो अभी एक्सपेक्टेड, यानी कि अभी एक्सपेक्टेड वाइटल साइन क्या हो सकते हैं इनमें से, बताइए। डीएचए में आया है, खाद में आया है, ओएमएसबी में आया है और एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। देखिए इस पहली बात तो हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन से समझ गए होगे बीपी लो रहेगा। दूसरी बात इसके अंदर ना, हाइपोस्टैटिक के अंदर जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है बट हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्स इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा कोई साइन है अपने पास, ऑप्शन है, वो है अपना ऑप्शन सी, बीपी डिक्रीज हो गया है, 110/70 से 88/60 हो गया, लेकिन पल्स रेट है 76 से 100 हो गया है, ठीक है ना। हाइपोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है कि बीपी डाउन हो जाता है एंड हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, स्टैंडर्ड ऑफ पेन मैनेजमेंट डिटेक्ट द नर्सेस। ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक वाया इंजेक्शन वेन एवर पॉसिबल, ऑप्शन बी डिस्करेज अराउंड द क्लॉक डोजेज ऑफ एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी screen for pain at each counter encounter, option D avoid the use of the word pain। स्टैंडर्ड पेन मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ पेन मैनेजमेंट डिटेक्ट द नर्स, नर्स है स्टैंडर्ड पेन मैनेजमेंट को कैसे डिटेक्ट करेगी, बताइए कैसे डिटेक्ट करेगी। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो स्टैंडर्ड पेन मैनेजमेंट डिटेक्ट करे कैसे नर्स, वो है ऑप्शन सी स्क्रीन फॉर पेन एट ईच एनकाउंटर, यानी कि जब भी शिफ्ट में, जब भी ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, पेशेंट के वार्ड में जब भी जा रहे हैं तो पेन के बारे में उसको चेक करेंगे कि कहीं पेन तो नहीं हो रहा है, वो पेन मैनेजमेंट का सही तरीका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्क्रीन फॉर पेन एट ईच एनकाउंटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, a nurse is caring for 14-month-old immediately after a surgery repair of cleft palate. In which of the following position would the nurse put the child? ऑप्शन देखें, ए लिथोटॉमी, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी लेटरल, ऑप्शन डी प्रोन। एक नर्स है, केयर कर रही है 14 मंथ ओल्ड बच्चा जिसको इमीडिएटली आफ्टर द सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप, यानी कि जिसका अभी अभी क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, जिसकी अभी अभी इमीडिएटली क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है। इसमें पूछा कि कौन सी पोजीशन में नर्स उसको रखेगी, यानी कि जिसकी सर्जरी अभी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी, एक बच्चा जिसकी क्लेफ्ट पैलेट की अभी अभी सर्जरी हुई है, रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई है, तो उसको कौन सी पोजीशन में नर्स रखेगी, बताइए। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, एनएचआरए में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो आई थिंक ये सबको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जब भी क्लेफ्ट लिप और पैलेट की जब भी सर्जरी होती है तो इमीडिएटली उसको प्रोन पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, सर्जरी खत्म होते हैं उसको प्रोन पोजीशन में उसको रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, सीक्रेशन तो जाहिर सी बात आएंगे ना, ठीक है ना, तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, इसकी वजह से उसको प्रोन पोजीशन में रखा जाएगा ताकि जो भी सीक्रेशन है वो बाहर गिर जाए। क्लियर है। Next question 19 number. A 60-year-old man is admitted to the male medical ward with coronary artery disease. The patient has a history of hypertension, stress, high cholesterol, diabetes and smoking.
हिज फादर डाइड ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। Which of the following are the modifiable risk factor for the coronary artery disease? ऑप्शन देखें, ए स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी फैमिली हिस्ट्री एंड स्मोकिंग, ऑप्शन सी जेंडर एंड डायबिटीज, ऑप्शन डी एज एंड जेंडर। एक 60 ईयर ओल्ड मैन है, 60 ओल्ड पेशेंट है जो अपने पास एडमिट है मेल मेडिकल वार्ड के अंदर, जिसको क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साथ 60 ईयर ओल्ड पेशेंट अपने पास एडमिट है, जिसकी हिस्ट्री क्या क्या है, बहुत सारी हिस्ट्री है। हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, एंड साथ साथ में वो स्मोकिंग करता है। उसका फादर है जो पेशेंट, उसका फादर है जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडिफाइबल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। मेन चीज ये पूछा है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या रहेगा। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है इसी सितंबर मंथ में। तो ऐसे वाले कंडीशन में कोरोनरी आर्टरी के लिए रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, वो है स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के सबसे ज्यादा रिस्क है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्मोकिंग एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द पेशेंट शेड्यूल फॉर ऑपरेशन, द डॉक्टर इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन एंड द आउटकम may be not acceptable. What is the non preferable ethical principle? ऑप्शन देखें, ए मोलर कंक्लूजन, ऑप्शन बी एथिकल डायलेमा, ऑप्शन सी माल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी नेग्लिजेंस। देखिए, पेशेंट है जिसको शेड्यूल किया गया है ऑपरेशन के लिए, डॉक्टर है पेशेंट को इन्फॉर्म कर रहा है, पेशेंट को इन्फॉर्म किया एक्सेप्टेड कॉम्प्लिकेशंस एंड द आउटकम में बी नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो इसके आउटकम्स है, कॉम्प्लिकेशन है, मे बी नॉट एक्सेप्टेबल है, ये वो इन्फॉर्म करता है पेशेंट को। व्हाट इज द नॉन प्रोलिफेरेंस एथिकल प्रिंसिपल, यहाँ पे कौन सा नॉन प्रोलिफेरेंस एथिकल प्रिंसिपल यूज किया गया है, ये पूछा है। ये अपना सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया, ओएमएसबी में आया है, इसी सितंबर मंथ में पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया है, क्योंकि जो आउटकम्स है, जो कॉम्प्लिकेशन आउटकम्स है, मे बी नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एथिकल डायलेमा के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, पेशेंट विद cardiac disease the nurse would avoided which of the following place when taking temperature। इसका आंसर मैं जैसे कि हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको आंसर देता हूं, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए होती है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, सऊदी प्लस इंडिया दोनों नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर दूंगा। आपको लाइक कोई प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है, मोमारी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रोमेट्रिक बुक चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।